लास्ट हमने जो डिस्कशन की थी उसमें हमने लीज कैलकुलेशन का स्केड्यूल समझा था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा समझ आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई ज़रा बराबर भी डिस्कशन पॉइंट हो तो मुझसे आपने ज़रूर शेयर करना है। व्हाट्सएप पे आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो लीज स्केड्यूल है उसको मैं एक बड़ी सादगी में भी बनाया करता हूँ, लेकिन अगेन उसके लिए आपकी वर्किंग कॉन्सेप्ट्स मींस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बड़ी क्लियर होनी चाहिए। अब आप देखिए, इनफैक्ट जो कन्वेंशनली लीज स्केड्यूल बनाया जाता है वो मैंने आपको ये हॉरिजॉन्टल स्टाइल में समझा दिया था, लेकिन जो एक क्विक कैलकुलेशन मैं करता हूँ और जिसमें कि आपको थोड़ा सा स्मार्टली चीज़ें देखना पड़ती हैं, वो ये कि सीधी सीधी कैश प्राइस ली और उसी डेट पे जो आपने कैश पे कर दिया माइनस करके आपने उसी डेट से ऑनवर्ड्स जो आपके पास बैलेंस ड्यू है वो निकाल लिया। अब डेट्स आप देखिए, आपने साल के आगाज में काम कर लिया। अब ये साल के एंड तक 1920 रुपये आपके आउटस्टैंडिंग है, उस पर 12% आपने इंटरेस्ट ले लिया। अब वो जो इंटरेस्ट है वो आपने 800 में चूंकि शामिल करके पे करना है। आप इंटरेस्ट को अमाउंट ड्यू को दोनों को ऐड करके उसमें से जो कैश पे कर रहे हैं माइनस करते हैं। लेकिन स्मार्टली अब काम ये करना है कि इस 800 की इंस्टॉलमेंट में से 230 का इंटरेस्ट लेस करके ये आपने कैश प्राइस जो इसमें शामिल है वो कैलकुलेट कर लेनी। यानी कि इन फैक्ट 1920 में से आपने 570 अदा किए हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। 230 तो ऐड करके फिर आपने 800 में 230 जो मौजूद है वो माइनस किए ना, तो 1920 में से तो आप 570 अदा कर रहे हैं। फिर 1 जनवरी 17 को आपके पास बैलेंस ड्यू आ जाता है 1350, पूरा साल ड्यू रहता है। उस पर 12% आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, जो आपका इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज है 12%। और अगेन सालाना किस्त आपने जो पे की 800 की, उसमें 638 आपके शामिल हैं। कैश प्राइस जो कि 1350 को रिड्यूस कर रहा है। इनफैक्ट आपके पास 1 जनवरी 18 को बैलेंस ड्यू आ गया, उस पे 12%। यहाँ पर आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। इससे ये फिगर प्लस माइनस होगी, 88 एग्जैक्ट नहीं होगी, क्योंकि 12% एग्जैक्ट बाज़ औक़ात नहीं होता, कोई 11.98% चल रहा होता है या 12.07%, 04%, वट एवर। तो आपका यहाँ पे जो भी राउंडिंग ऑफ डिफरेंस आएगा वो लेकर आपने अल्टीमेट नील करना होता है। तो कैश पे किया, बात खत्म हो गई। इसके अंदर अगेन जो दूसरी स्मार्टनेस आपको दिखानी है वो ये जो येलो पोर्शन मैंने किया हुआ है कि 1350 में कितना करंट और नॉन करंट है, 712 में कितना करंट और नॉन करंट है, वो ऑब्वियसली आपको यहाँ से वो फिगर फिर मालूम होगी कि 1350 कंप्राइजिंग ऑफ दीज टू फिगर्स, जिसमें करंट 638 है और नॉन करंट 712 है, एंड 712 इज ऑल टुगेदर पेएबल इन द अपकमिंग 12 मंथ्स, लिहाजा सारा करंट पोर्शन है। तो ये एक बड़ी सादा सी कैलकुलेशन है। स्मार्ट स्टूडेंट्स के लिए मैं कहता हूँ कि इस तरह से कैलकुलेशन कर लें, लेकिन एट द सेम टाइम कन्वेंशनली आपको ये हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन इसलिए करना पड़ती है कि बाज़ का हमारे एग्जामिनर जो हैं वो मैकेनिकल मार्किंग कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक ये टेक्निक भी देख लें कि इट्स अ टाइम टेकिंग कैलकुलेशन स्केड्यूल। आप अगर टाइम मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं तो टाइम मैनेजमेंट में आप डायरेक्टली ये कैलकुलेशन कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जामिनर विल बी लुकिंग फॉर योर अकाउंटिंग एंट्रीज एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फिगर्स ठीक उठानी है आपने। तो ये वाली कैलकुलेशन जो मैंने वर्टिकल की हुई है, ये सिर्फ मैं उन स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करता हूँ जो वाकयातन कॉन्सेप्चुअली क्लियर हों कि फिगर्स कैसे कैलकुलेट हो रही हैं, कैसे फ्लो उनका बन रहा है, मैथमेटिक्स जो समझते हों, जो कंफ्यूज ना होते हों पॉइंट्स के ऊपर कि सर ये प्लस क्यों है, ये माइनस क्यों है, उनको मैं फिर ये इस तरह से डिस्कस कर लिया करता हूँ। एनीवेज, अकाउंटिंग एंट्रीज पे हम आते हैं। एसेट जब आपने लिया, उस एसेट को
आप राइट ऑफ यूज एसेट में डेबिट करते हैं और उसके अगेंस्ट आप जितना कैश पे कर रहे होते हैं उसको आप क्रेडिट करते हैं और लायबिलिटी बना लेते हैं। अब इन फैक्ट ये आप दो अकाउंटिंग एंट्रीज भी कर सकते हैं। 3 जनवरी को आपने एसेट लिया था, इस क्वेश्चन में उन्होंने क्यों 3 जनवरी लिख दिया, उनकी मर्जी एग्जामिनर की, अदरवाइज बेहतर होता कि वो इसको 1 जनवरी से ही बात को शुरू करते। एक इमटेरियल इम्पैक्ट शायद वो समझाना चाह रहे हैं कि अगर 1-2 दिन की डेट्स का इमटेरियल इम्पैक्ट हो तो आपने उसको पूरा साल ही कंसिडर करना है। तो आपने ओपनिंग डेट पर, जिस डेट पे आपने एसेट खरीदा, आपने फौरी तौर पे लायबिलिटी बनाई, यूं कह लीजिए, और उस लायबिलिटी को आपने उसी डेट को पे ऑफ कर दिया, डाउन पेमेंट। इनफैक्ट ये अकाउंटिंग एंट्री जो बेसिक बनती है वो राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट एंड लायबिलिटी क्रेडिट जो 1920 की बन रही है आपके पास, अदर देन द अमाउंट ऑफ कैश पेड। अब वो लायबिलिटी आपने वर्कआउट करने के लिए आगे 31 दिसंबर को जो फाइनेंशियल चार्जेस बनाए, फाइनेंशियल चार्जेस प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस में जाएंगे और लीज लायबिलिटी इंक्रीज करेंगे। अब ये वही 230 लीज लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है जो हमने यहाँ पर ऐड किया। ऑलराइट, और उसके बाद आपने 800 की पेमेंट कर। अब ये भी कंपाउंड हो सकती है। कैसे कंपाउंड हो सकती है कि जो आपके फाइनेंशियल चार्जेस पेएबल हैं उनको आप डेबिट कीजिए, लीज लायबिलिटी को डेबिट कीजिए और इकट्ठा कैश क्रेडिट कर दीजिए। इस तरह से भी ये कंपाउंड हो सकती है। और बहरहाल अगर आपको कहीं पर ऐसी चीज नजर आ रही है कि आपने फाइनेंशियल चार्जेस पहले अपनी लायबिलिटी बनाए और लायबिलिटी को फिर पे ऑफ किया अलोंग विद द लीज लायबिलिटी, तो भी ठीक है। ओके, अगेन डेबिट आपके लिए, आप माशाल्लाह से चारों जो बच्चे हैं वो डेबिट एंड क्रेडिट को अच्छा समझते हैं। किसी एक अकाउंटिंग एंट्री को रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना। आप अपनी फाइनेंशियल चार्जेस को लायबिलिटी बना के लायबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं कैश में, बिल्कुल ठीक है, फुल कंट्रोल है डेबिट क्रेडिट पे। या आप फाइनेंशियल चार्जेस, जैसे मैंने अभी ये एंट्री आपके साथ जिक्र किया था कि आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जी फाइनेंशियल चार्जेस डेबिट, लीज लायबिलिटी डेबिट और कैश या बैंक व्हाटएवर कैश चल रहा तो कैश ही करते हैं, कैश क्रेडिट। तो कॉन्सेप्चुअली आपको 100% स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। रट्टे से बाहर निकल जाए, जिंदगी आसान हो जाती है। अब उसके बाद एसेट को डेप्रिसिएट करना है। जो आपका राइट ऑफ यूज एसेट होता है, IAS 16 अप्लाई होता है उसके ऊपर, आप उसकी उसी तरह से डेप्रिसिएशन करते हैं। अब यहाँ पर अमोर्टाइजेशन का लफ्ज भी इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ है अमोर्टाइजेशन बहुत वाइडर टर्मिनोलॉजी है। अमोर्टाइज कर रहे हैं, आप किसी एसेट को कम करते हैं तब भी उसको आप कहते हैं कि अमोर्टाइज कर रहे हैं, और अगर आप कुछ ऐसी डिफर्ड लायबिलिटीज को कम कर रहे होते हैं तो उनको भी आप कहते हैं अमोर्टाइज कर रहे हैं। मैंने लफ्ज डेफर्ड लायबिलिटी बोला, डेफर्ड इनकम टाइप, ठीक है। ओके, आपकी डिप्रीसिएशन एक्सपेंस की जगह अमोर्टाइजेशन आप कर लें डेबिट, कोई हर्ज नहीं है, और एक्यूमुलेटेड को आप क्रेडिट करें एज कॉन्ट्रा। अब क्या हुआ जी, अगला साल आ गया। अब अगले साल में अगेन अब मैंने यहाँ पर उसको कंपाउंड कर दिया चूंकि अब आप बड़े हो गए। फाइनेंशियल चार्जेस डेबिट, लीज लायबिलिटी और कैश बैंक क्रेडिट, समझ गए। और इस अगले साल को यहीं पे आप अगर कंक्लूड करते हैं तो बात समझ में आ जाती है कि इन फैक्ट तो यही 2 एंट्रीज हर साल में रिक्वायर्ड है ना। एक लीज लायबिलिटी की पेमेंट 800 की, दूसरा उसकी डेप्रिसिएशन। अगले साल आ जाए, अगले साल भी यही 2 अकाउंटिंग एंट्रीज आपकी रिक्वायर्ड है।
ठीक है बेटा जी। तो यूं हमारे पास ये तीनों सालों की अकाउंटिंग एंट्रीज समझ आ गई। मैंने यहाँ पर जरा उसको इलेबोरेट किया था ईयर 1 में, और ईयर 2 एंड ईयर 3 के अंदर मैंने उसको एक एब्रिज्ड फॉर्म के अंदर डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर तीनों साल की मैंने अलग अलग से बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन दे दी। तीनों साल ये आपकी बैलेंस शीट से मुतल्लक इनकी प्रेजेंटेशन है। हर साल में आप उसको वाज़ेह कर रहे हैं जी कि कैसे ये वर्कआउट हो। ठीक है। और इन द सेम वे आपने यहाँ पर उसकी प्रॉफिट लॉस की भी प्रेजेंटेशन दे दीजिए। कि आपके पास कैसे फिगर्स वर्कआउट होने के बाद प्रेजेंट हो रही है। ये आपके फाइनेंशियल चार्जेस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की प्रेजेंटेशन है, और ये आपकी नॉन करंट एसेट्स में राइट ऑफ यूज एसेट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज में इसका नॉन करंट लायबिलिटी का पोर्शन और करंट लायबिलिटी। बहुत अहम डिस्टिंक्शन है करंट और नॉन करंट की, खास तौर पे एग्जामिनर्स को देखता है। अच्छा बेटे, आगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज की बात करता चलूं। MFA जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए तो ये कोई ऐसी बात नहीं, उसमें हमने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को वर्कआउट किया, और आप बच्चों ने अपने इंतहाई बचपन के अंदर क्वांटिटेटिव मेथड्स जो पढ़े वहां पर आपने IRR पढ़ा था। देखो बेटे, बात यह है कि आपको एक क्वेश्चन दिया, अब इसको एक इंडिपेंडेंट आपने समझना है। कैलकुलेशन ऑफ IRI, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज फॉर द लेसर, जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। आपने एक एसेट की कैश प्राइस का मतलब है कि वो एसेट अगर आज आउटराइटली आप खरीदेंगे तो 10,000 में आप खरीद सकते हैं। उसके बदले में आपने कहा कि जी हम 4-4 हजार की 3 किस्तें देंगे, तो 12,000 जो है इट इंक्लूड्स 2,000 रुपया इंटरेस्ट का। आपने ये देखना होता है कि वो इंटरेस्ट किस तरह से इक्वली स्प्रेड हो रहा है आपके आगाज की डेट से लीज टर्म के एंड तक। यानी कि इसको अगर मैं टेक्निकल जुबान में बात करूं तो लीज टर्म पर आपने उसको स्प्रेड करना होता है एक कांस्टेंट रेट में। अब वो कांस्टेंट रेट जो होता है इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज कहलाता है। और अगर उसी कांस्टेंट रेट को मैं क्वांटिटेटिव मेथड्स में जो आपने पढ़ा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कॉन्सेप्ट पे बात करूं तो उसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। अब हो क्या रहा है, एसेट जो है आपके पास इनफैक्ट 10,000 का था अगर आप आउटराइटली परचेज करते। आपने उसी डेट पर 1,000 रुपया अदा करने के बाद कहा कि इस 6,000 के बदले में आप अगले 2 सालों में 4-4 हजार रुपया देंगे, 8,000 रुपया देंगे। तो 2,000 आप अजाफी दे रहे हैं अगले 2 सालों में। देखना ये कि उस 2,000 को आप कैसे स्प्रेड करते हैं। उस कांस्टेंट रेट को वर्कआउट करने के लिए आपके पास एक तो है हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि आपने IRR कैलकुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया था। इसके अलावा आप एक्सेल के फार्मूला के जरिए से भी
इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको फाइनेंशियल कैलकुलेटर से भी आप मदद ले सकते हैं। मैंने यहां पर हिट एंड ट्रायल मेथड आजमाया। हिट एंड ट्रायल मेथड में मैंने टाइमलाइन ये बनाई कि जो ईयर 0 है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ईयर 0 पर वर्कआउट होती है फ्यूचर कैश फ्लो से मुताबिक। मैंने बात की, अच्छा ये हिट एंड ट्रायल क्यों होता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी कि जो फ्यूचर में कैश फ्लोज हैं उनको माइनस कर दें आप ईयर 0 की प्रेजेंट वैल्यू जो उसकी कैश बेस बनती है उससे, तो आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 आना चाहिए। आपने 10% पे बात की, या यूं कह लीजिए कि इनकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 6000 के बराबर आना चाहिए, जो कि 6000 से कहीं ज्यादा। अब प्रेजेंट वैल्यू को कम करने के लिए रेट बढ़ा दिया जाता है, हमें मालूम है अभी भी ज्यादा। फिर हमने हिट एंड ट्रायल चल रहा है ना, रेट डिस्काउंट रेट मजीद बढ़ा दिया। अब डिस्काउंट रेट का और उसके फैक्टर्स पीवीआईएफ कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। ये आप 10% पर पीवीआईएफ कैलकुलेट कर रहे हैं, 15% पे पीवीआईएफ प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर मालूम कर रहे हैं, 20% पे पीवीआईएफ और 22% पे पीवीआईएफ आप अप्लाई करेंगे। तो बेटे आपके पास 20% पर भी 109 रुपये ज्यादा आ रहे हैं। अब आपने कहा कि जी 22% पे थोड़ा सा ऐड करके इसको देखते हैं। आपने ये 22% पर जो भी है, मैंने आप यहाँ पर कंजूसी की है थोड़ी सी, जो भी रेट्स इसके ऊपर आपके बनेंगे ये आपका अल्टीमेटली 5950 आएगा। ठीक है, तो आपका एक प्लस में और एक माइनस में जब आ जाता है तो आप फिर इंटरपोलेशन करते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स की इंटरपोलेट करेंगे आप, फॉर्मूला उस पर भी आपका अप्लाई होगा, तो इंटरपोलेशन से आपको रेट मिलेगा 21। अब ये 21.5 एक कांस्टेंट रेट है। ये कांस्टेंट रेट आपको अप्लाई करना है IRI के तौर पर, ऑलराइट। और इसको आप अप्लाई करके देखेंगे कि अल्टीमेटली आपकी नेट फिगर जो है वो 0 हो जाएगी, और जो आपके इंटरेस्ट की अमाउंट होगी उसको आप देख लीजिए 1290 31 दिसंबर की और 710, इन दोनों को आप सम करेंगे तो एग्जैक्टली 2000 आएगा, जो कि आपने स्प्रेड किया 2 सालों में एक कांस्टेंट रेट पर। ये कांस्टेंट रेट जो है यही वाला आपने IFRS 9 में भी पढ़ना, उसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहेंगे। यही वाला IFRS 16 में आपने इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट के तौर पर पढ़ा, और यही आपने MFA के अंदर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के तौर पर पढ़ना है। तो मैथमेटिक्स वुड रिमेन द सेम, लेकिन उसको आप लीज में और MFA में और आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंट नामों के साथ पुकार रहे हैं। कॉन्सेप्ट और मैथमेटिक्स रिमेन्स द सेम। तो बेटे अपने, इसलिए मैं कहता होता हूँ लॉजिक्स को क्लियर कर लो, जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। आपको लगता है कि जी अकाउंटिंग और फाइनेंस तो बिल्कुल बच्चों का काम है, सब कुछ आपको आसानी के साथ समझ आना चाहिए।